हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, केन्जियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम दो पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है इंट्रोडक्शन, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन, डिटर्मिनेशन, फीचर्स को करेंगे। इसके रिटर्न नोट जो है ऑलरेडी मेरे ब्लॉग पे ऊपर डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। और उसी तरह क्या है कि ये जो टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स, और ऑल्सो ये स्टूडेंट ऑफ नेट के लिए भी काफ़ी रेलिवेंट है। और अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं केन्जियन थ्योरी जो है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले क्लासिकल थ्योरी थी जिसके अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट जो है नॉर्मल फीचर माना जाता था। लेकिन जो केन्जियन है उसकी जो थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट है, जिसको उन्होंने मॉडर्न थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नाम दिया था अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर। और उन्होंने क्लासिकल थ्योरी का ये मानना गलत है कि फुल एम्प्लॉयमेंट नॉर्मल फीचर है। जो संतुलन है वो जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे भी पॉसिबल है। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर बेरोज़गारी होती है और जो मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के मुकाबले में कम होती है। क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई जो है आउटपुट है और एग्रीगेट डिमांड कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है कि बेरोज़गारी उत्पन्न होती है। ये जो केन्जियन व्यू थे ये बेस्ड थे जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 उसके ऊपर बेस्ड थे। तो जैसे बहुत सारे देश, जब अमेरिका, फ्रांस जब 1930 के अंदर दे वर फेसिंग द ग्रेट डिप्रेशन, तो उन्होंने जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के सजेशंस थे जो कि मनी वेजेस को रिड्यूस कर दो, इंटरेस्ट रेट को कम कर दो, बट उससे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा था कि मनी वेजेस को रिड्यूस करने से सप्लायर जो है ज़्यादा लोगों को रखेंगे। तो केन्स का ये मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूर कर सकते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट को हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। तो केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट कहती है कि जो इफ़ेक्टिव डिमांड है वो लेवल है जो एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करता है। तो यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं अगर हम एग्रीगेट डिमांड को इफ़ेक्टिव डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं। इफ़ेक्टिव डिमांड के जो वो लेवल होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है ये कांस्टेंट होती है, जिसकी वजह से हमें एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना पड़ता है शॉर्ट पीरियड के अंदर। एग्रीगेट डिमांड जो है केन्स का ये मानना है कि ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो कंजम्पशन है वो मोर और लेस कांस्टेंट होता है, तो इस वजह से हम निवेश करके जो है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब डिप्रेशन होता है तो जिसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसकी प्रॉफिट कमाने की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत ही रिमोट होती है, जिसकी वजह से वो उनको मोटिवेशन नहीं मिलता कि हम निवेश करें। तो इस सिचुएशन से उभरने के लिए का ये मानना है कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट निवेश करेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वहाँ पे क्या है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट की जो अजम्पशन है, एक तो शॉर्ट पीरियड है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर उन्होंने कहा कि लॉन्ग पीरियड में तो हम सारे क्या है कि डेड हैं। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है शॉर्ट पीरियड के अंदर जो है एप्लीकेबल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या है कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं कांस्टेंट होती हैं। तो वहाँ पे क्योंकि जो बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है ये भी शॉर्ट ड्यूरेशन की है, तो शॉर्ट पीरियड के अंदर एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, जो आउटपुट होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करके जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इस थ्योरी के अंदर भी जो अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन की है। इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी माना गया है कि बाहरली दुनिया के साथ इसका फॉरेन ट्रेड से कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और यहाँ पे देखो जो एग्रीगेट डिमांड है उसके दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल एज ए स्पेंडर की गवर्नमेंट चीज़ों की डिमांड करती है या टैक्स लगाती है, उसको इग्नोर कर दिया गया है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर ऑन द एग्रीगेट डिमांड।
और यहाँ पे हम ये भी अजम्पशन लेते हैं कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जैसे जैसे हम लेबर को रखते जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी जो है कम होती जाती है। तो लेबर जो है डैट इज़ ओनली दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम लेबर को हायर करके आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और लेबर को ये छलावा होता है कि वैल्यू ऑफ द मनी जो है, जो परचेजिंग पावर है वो कांस्टेंट रहती है, कि जो अगर मनी वेजेस बढ़ती हैं तो रियल वेजेस भी बढ़ती हैं। तो वो जो मज़दूर है वो जो प्राइस लेवल का इफ़ेक्ट होता है उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो केन्जियन थ्योरी ये भी मान के चलती है कि मनी जो है बेसिकली जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, साथ में हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि टाइम लैग, जैसे डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं तो विदाउट एनी लॉस ऑफ टाइम जो है अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि टाइम गैप होता है, जैसे आज हम करते हैं कुछ तो उसका इम्पैक्ट थोड़े दिनों के अंदर दिखता है, बट यहाँ पे हम कोई टाइम लैग जो है नहीं अज्यूम करते कि नो टाइम लैग है। और इक्विलिब्रियम जो है, संतुलन जो है वो पॉसिबल है एट द अनएम्प्लॉयमेंट लेवल। और यहाँ पे हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो सेविंग है वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, ज़्यादा इनकम ज़्यादा सेविंग, कम इनकम कम सेविंग। इन्वेस्टमेंट और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और यहाँ पे इसका इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम निवेश होगा, और अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मोर निवेश होगा। इंटरेस्ट जो है एक मॉनेटरी फिनोमिना है जो कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटर्मिन किया जाता है। और उसी तरह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो है जो टोटल आउटपुट है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और उसी तरह जैसे क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो कैपिटल टेक्निक्स हैं वो हमारी कांस्टेंट रहती हैं। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। ये वो लेवल होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे डिटर्मिन होता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। वाई जो है डैट इज़ द नेशनल इनकम और आउटपुट, जो कि डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, और इफेक्टिव डिमांड वहाँ पे होती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो ये चार्ट जो है आपने देना है एग्ज़ाम के अंदर। इसको मैंने आगे चल के जो है एक्सप्लेन भी किया है कि जो इफ़ेक्टिव डिमांड है उसके दो कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के आगे दो कंपोनेंट है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई जो है फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं आपको जो सेपरेटली बताया है वहाँ पे जाके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। इफेक्टिव डिमांड जो है उसके दो कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई जो है डैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बात करें तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। एग्रीगेट डिमांड जो है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कंजम्पशन है ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और नेशनल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा कंजम्पशन होगी। वो डिपेंड करता है कि इनकम कितना प्रतिशत हम कंज्यूम करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि जब भी हम निवेश करते हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी जो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दी फंड्स, कि जो हमने लोन लिया है, जो हमने लोगों से उधार पैसा लिया है उसका कॉस्ट क्या है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो मार्जिनल एफिशिएंसी जो होती है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सप्लाई ऑफ मनी और लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव के ऊपर डिपेंड करती है। एग्रीगेट सप्लाई जो है हमारी फैक्टर कॉस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर टिकी हुई है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का अर्थ होता है कि जो लोग हैं वो अपने वेल्थ को कैश फॉर्म में कितना रखने को तैयार हैं। वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन मोटिव, डे टू डे खर्चे जो कि इनकम लेवल पे डिपेंड करते हैं। प्रिकॉशनरी होता है जो इमरजेंसीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनकी इनकम के ऊपर। जो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए वो कैश को रखते हैं ताकि वो फ़ायदा उठा सके, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो नेशनल इनकम जो है डिपेंड करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है डिपेंड करती है इफेक्टिव डिमांड के ऊपर, और इफेक्टिव डिमांड जो है डिपेंड करती है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। तो एग्रीगेट सप्लाई जो है
कि एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होती है, सप्लाई शेड्यूल क्या होती है। देखो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का मतलब होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं कि जब वो गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को जो सेल करके उनको प्राप्त होता है, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई प्राइस। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बराबर होता है। एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो है एग्रीगेट सप्लाई प्राइस जितनी वो रिसीव करेंगे, क्या अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कितनी है। एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं तो टोटल अमाउंट which all the producer expect to receive by selling the output produced at given level of employment। इतनी चीज़ों की डिमांड है और इसको प्रोड्यूसर सेल करके इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलेगा। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल रेफर टू द एग्रीगेट डिमांड प्राइस रिसीव्ड एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन वो चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जब होता है तो इकोनॉमी के अंदर देखो चीज़ों की डिमांड बढ़ती है जिससे नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस साइज ऑफ द इनकम। तो रेशियो ऑफ कंजम्पशन जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है दैट इज़ द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू दी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनकम, कि अगर ये इनकम का लेवल है तो हम इतना कंज्यूम करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि जब हमारी इनकम के अंदर चेंज होती है तो कंजम्पशन के अंदर कितनी चेंजेस होती है, दैट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू द चेंज इन इनकम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो साइज ऑफ नेशनल इनकम भी हमारी कंजम्पशन को इम्पैक्ट करता है, कंजम्पशन हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट कंजम्पशन के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो लेस होती हैं। एज इन्वेस्टमेंट जो है निवेश है, जिससे क्या होता है कि टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि अगर हम निवेश करेंगे तो हमें ये प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज़ द रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फंड्स। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कम निवेश होगा, अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ज़्यादा निवेश किया जाएगा। और उसी तरह मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल प्रॉफिट बाय अप्लाइंग वन मोर यूनिट ऑफ द कैपिटल एसेट, कि जब हम एक और यूनिट निवेश करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। और ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कितना मिलता है। सप्लाई प्राइस होता है कि अगर आज हम इस कैपिटल एसेट को रिप्लेस करते हैं तो हमें किस कॉस्ट पे इसको मार्केट के अंदर से रिप्लेस करना पड़ेगा। और उसी तरह हम देखते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर एग्रीगेट सप्लाई जो होती है कांस्टेंट होती है, तो इफ़ेक्टिव डिमांड जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड को चेंज करके। एग्रीगेट डिमांड जो है डिपेंड करती है कंजम्पशन, नेशनल इनकम। देखो जो एग्रीगेट डिमांड है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और कंजम्पशन जो है नेशनल इनकम एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है कि नेशनल इनकम का साइज़ कितना है, और हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है काफ़ी सारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती है। एग्रीगेट डिमांड जो है दैट इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मॉनेटरी फिनोमेना है जो कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा डिटरमिन होता है, और ये डिपेंड करता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस के ऊपर भी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो होता है कि वेल्थ को हम कैश फॉर्म में कितना रखना चाहते हैं। ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव दोनों इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। स्पेकुलेटिव मोटिव जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और उसी तरह केन्स थ्योरी ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम इफ़ेक्टिव डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो कंजम्पशन को तो हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो हमें निवेश को करना पड़ेगा। तो अगर हम निवेश करते हैं तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों ही इंक्रीज़ होती हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है कि जितना हम निवेश करते हैं उससे कई गुना इंक्रीज़ होती है, तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे जहाँ पे हमारा संतुलन है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, तो ये हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल है। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ये एग्रीगेट सप्लाई है, और यहाँ पे क्या है कि ये एग्रीगेट डिमांड है। जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रही है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी क्या है कि यहाँ पे बेसिकली जो है
यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड है, ये जहाँ पे 50 लाख की एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई जो है वहाँ पे बराबर है, तो वहाँ पे संतुलन जो है प्राप्त होता है। क्योंकि जब हमारी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है। जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई जो है ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, तो वहाँ पे फॉल हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वहाँ पे डिटर्मिन होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो OX है उस पर हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और OX पे हम लेते हैं एक्सपेक्टेड सीट। तो एग्रीगेट सप्लाई शुरू में क्या है कि देखो इंक्रीज़ होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये जो है ये स्थिति जो है एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। तो ये हमारा जो है एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है और यहाँ पे हमारा संतुलन जो है प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही हमने संतुलन प्राप्त कर लिया, जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। इक्विलिब्रियम जो है इकोनॉमी के अंदर जो है पॉसिबल है, जैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसको हम कहते हैं। अगर हमने फुल एम्प्लॉयमेंट को लेना है तो एग्रीगेट डिमांड को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। शॉर्ट रन के अंदर देखो जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट रहती है, निवेश को हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है। आई थिंक ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ और केन्जियन थ्योरी इसी बात के ऊपर टिकी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो ये जो उन्होंने तीनों जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट को भी बताया है, फुल एम्प्लॉयमेंट को भी बताया है। देखो ये जो है यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है जो कि बाद में कांस्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा जो है पहला एग्रीगेट डिमांड है जहाँ पे संतुलन प्राप्त होता है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। उसके बाद जो है ये हमारा ये है फुल एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, क्योंकि उसके बाद हम उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते। वाई जो है हमारी जो इनकम है या आउटपुट है वो डिपेंड करती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कंजम्पशन जो है देखो शॉर्ट पीरियड के अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस जो हमारी मार्जिनल कंजम्पशन है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर डिपेंड करती है। जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं कि इनकम इज इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्या है कि दो कंडीशन है। एक तो एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होना चाहिए, एक एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स एंटे सेविंग जो है बराबर होनी चाहिए। एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट होती है जहाँ पे उद्यमी जो है निवेश अपना एक पर्पज़ के लिए करता है, जिसको हम प्लान इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, इंटेंडेड इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, वो लेंटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। एक्स एंटे सेविंग जो होती है डिज़ायर सेविंग होती है, प्लान सेविंग होती है। तो संतुलन जो है जहाँ पे हमारी एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट जो है एक्स एंटे सेविंग के बराबर होती है। सेविंग जो है डेट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और उसी तरह हम इसको जो है कि यहाँ पे हमें पता है कि ये इक्वेशन है कि हमारे जो आउटपुट है वो इसके बराबर है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई जो है नेशनल इनकम और ये जो है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारी इनकम ज़ीरो है तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने इस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ज़ीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारी इनकम जो है ज़ीरो है। और उसके बाद जब हमारी 100 हो जाती है तो वहाँ पे हमारा जो आउटपुट का लेवल है वो 175 करोड़ हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमारी संतुलन कहाँ पे होता है, दो कंडीशन है। एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बराबर, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर होनी चाहिए। तो शुरू में जब हमारी इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन 25 है, सेविंग नेगेटिव है क्योंकि हमने पुरानी सेविंग को यूज़ कर लिया, निवेश जो है हमारा 75 है। तो यहाँ पे हमारा जो इनकम है वो 100 है
तो पूरी की पूरी कंज्यूम कर लेते हैं, सेविंग ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 175 हो जाती है। तो यहाँ पे 175 के अंदर से 156 हम कंज्यूम करते हैं, 19 हम सेव करते हैं, और उसके बाद ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस लेवल के अंदर जैसे जैसे हमारी क्या है कि जो है आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे देखो जो कंजम्पशन है डैट इज़ इक्वल टू जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो यहाँ पे हम जो है संतुलन प्राप्त करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी सेविंग इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है उससे कम होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम लेना है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम को अंडरस्टैंड करो कि ये ओ एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकम का लेवल है और ये जो है हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ से जाता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी कंजम्पशन का लेवल है, ठीक है, ये कंजम्पशन का लेवल है। और यहाँ पे देखो ये जो सेविंग है नेगेटिव है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो यहाँ पे क्या होता है कि जाके यहाँ पे इसके बाद हमारी सेविंग जो है पॉजिटिव होनी शुरू होती है, और यहाँ पे ये जो लेवल है यहाँ पे हमारी जो बेसिकली देखो ये जो बिंदु है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, और उसी के साथ ही क्या कि हमारी सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा जो OQ लेवल जो है वो इनकम का लेवल है। और उसी तरह हम देखते हैं केन्जियन मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ये कहता है कि आउटपुट जो है डैट इज़ द फंक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और सप्लाई ऑफ द लेबर जो है डैट इज़ द डायरेक्ट फंक्शन ऑफ द मनी वेजेस। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो जब ज़्यादा वेजेस मिलेगी तो सप्लाई जो है लेबर की ज़्यादा होगी, और उसी तरह जो डिमांड है डैट इज़ द इन्वर्स फंक्शन ऑफ द रियल वेजेस, कि अगर वेजेस इंक्रीज़ होएगी तो वहाँ पे डिमांड उसकी कम होगी, और अगर वेजेस कम है तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो संतुलन का लेवल वहाँ पे होता है जहाँ पे जो सप्लाई ऑफ द लेबर जो है वो डिमांड के बराबर हो। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो है मनी मार्केट है उसके अंदर भी जो मनी की सप्लाई है, जो मनी की डिमांड है वो एक दूसरे के बराबर जो है होनी चाहिए। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो बेसिकली जो मनी की डिमांड है वो जो है डिपेंड करती है, जैसे L1 जो है डिमांड फॉर प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजैक्शन मोटिव जो है वो डिपेंड करते हैं इनकम के ऊपर, लेकिन जो स्पेकुलेटिव है वो डिपेंड करती है हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। देखो यहाँ पे बेसिकली जो है इन्वेस्टमेंट जो है केन्स ने ये माना कि इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग के बराबर होती है, और इन्वेस्टमेंट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इनमें इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहाँ पे हम कम निवेश करते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहाँ पे निवेश करते हैं। सेविंग जो है इनकम के साथ डायरेक्टली जुड़ी होती है, सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट को अगर हमने शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज़ करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, तो डिमांड फॉर लेबर जो है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तो रियल वेजेस को भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर हमने लेबर की डिमांड बढ़ानी है तो प्राइस लेवल को हम रेज़ कर सकते हैं, ताकि मनी वेज जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी मेन फीचर्स ऑफ द केन्जियन इकोनॉमी, जिससे हमें केन्जियन थ्योरी की बेटर इंटरप्रिटेशंस मिलेगी। देखो जो केन्जियन इकोनॉमिक्स है, जो केन्जियन थ्योरी है, ये शॉर्ट रन है। वो कहती है कि शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन जो है हम बेसिकली उसके अंदर हम न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती हैं और जिनको हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ लेबर, टेस्ट ऑफ पीपल, अमाउंट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट को हम तभी इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हम निवेश को इंक्रीज़ करते हैं। कंजम्पशन शॉर्ट पीरियड के अंदर जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, तो जिसकी वजह से उसने निवेश के ऊपर जो है ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। केन्स ने हमें ये भी बताया कि जो नेशनल आउटपुट है, जो एग्रीगेट सप्लाई है, ये कांस्टेंट है, लेबर जो है वेरिएबल फैक्टर्स है। तो अगर हमने प्रोडक्शन
नेचुरली प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो है सेम प्रोपोर्शन के अंदर जो है चेंज होते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जो केन्जियन इकोनॉमी है दैट इज़ मैक्रो इन कैरेक्टर। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से अंडरस्टैंड करते थे कि जो प्रिंसिपल माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं वही मैक्रो लेवल पे एप्लीकेबल हैं। बट केन्स ने हमें बताया, प्रूव किया कि जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं वो मैक्रो लेवल पे नहीं होता। कि जैसे हम कहते हैं कि सेविंग करना इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल, बट अगर इकोनॉमी के अंदर सारे ही लोग सेविंग करने लग जाएंगे तो इकोनॉमी के अंदर डिप्रेशन आ जाएगा। तो केन्जियन इकोनॉमिक्स जो है दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑल कंडीशन, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बूम, सारी चीज़ों को स्टडी करती है। तो उन्होंने कहा कि जो मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमी के अंदर जो है बेसिकली इफ़ेक्टिव डिमांड की होती है, कि जैसे एग्रीगेट डिमांड जो है उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिप्रेशन होता है, और अगर ये ज़्यादा हो जाती है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेशन उत्पन्न हो जाता है। और उसी तरह केन्जियन इकोनॉमी जो है दैट इज़ ए मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट। यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कहा कि जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर मनी का भी इन्फ्लुएंस होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वहाँ पे डिटर्मिन किया जाता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है डिटर्मिन करते हैं। और सप्लाई ऑफ मनी अगर ज़्यादा हो जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो हो जाता है, जिससे ज़्यादा निवेश होता है, ज़्यादा इनकम और आउटपुट होती है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो रियल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मॉनेटरी फैक्टर्स को कम इंपॉर्टेंस देते थे। उनका ये मानना था कि मनी जो है दैट इज़ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, नॉट एज ए स्टोर, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते। और उसी तरह क्या है कि जो केन्जियन थ्योरी है कि इंस्टीट्यूशनल है, क्योंकि ये ज़्यादा रियल है, ज़्यादा प्रैग्मेटिक है, डेवलप्ड नेशंस के अंदर ये एप्लीकेबल है, जिससे हम केन्जियन थ्योरी को रियल सेंस के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या साइकोलॉजिकल, क्या इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। और इसने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको इंटरवेन करना चाहिए जब भी बेसिकली वहाँ पे जो है डेफिशिएंसी ऑफ, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब आगे नहीं आती, जब डिप्रेशन का टाइम होता है तो उस वक्त वो निवेश नहीं करते क्योंकि उनको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए, गवर्नमेंट को बैलेंस लेके आना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद निवेश करना चाहिए। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जब पब्लिक वर्क काम शुरू करती है या डेफिसिट फिनांसिंग करती है तो उससे लोगों को क्या है, रोज़गार मिलता है। केन्जियन ऑब्जेक्टिव जो था वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिफॉर्म करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं है। केन्स ने ये कहा कि इसके अंदर सोशलिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, के सरकार को जो है निवेश करना चाहिए, पब्लिक वर्क करना चाहिए और लो रेट के ऊपर जो है लोगों को पैसा देना चाहिए ताकि वो निवेश कर सके और इनकम और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो सके। केन्स ने ये भी माना कि हमें प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट दोनों को इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि हम रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। और जो केन्सियन थ्योरी है ये बेसिकली क्योंकि स्टैटिक है, कंपैरेटिव स्टैटिक है एंड डायनामिक है, तो केन्जियन थ्योरी जो है दैट इज़ ए कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम जो है ओरिजिनल इक्विलिब्रियम को भी स्टडी करते हैं, साथ में जो उसके इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होता है उसको भी स्टडी करते हैं। तो केन्जियन थ्योरी जो है इस थ्योरी ऑफ शिफ्टिंग दी इक्विलिब्रियम, जिसने कहा कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी जो है संतुलन पैदा हो सकता है। और ग्रेट जो स्ट्रेस था, एम्फेसिस जो है बेसिकली ग्रेट जो स्ट्रेस है वो रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन के ऊपर दिया गया कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, जो निवेश है, जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, ये एक्सपेक्टेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। क्लासिकल थ्योरी उन्होंने माना कि स्पेशल थ्योरी है क्योंकि ये सिर्फ फुल एम्प्लॉयमेंट को ही नॉर्मल फीचर मानती है, बट केन्जियन थ्योरी के अंदर हम अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। और उसी तरह केन्जियन थ्योरी जो है जनरल थ्योरी है क्योंकि इसके अंदर हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन को भी अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो है स्टडी करते हैं। और कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हैव बीन असाइन ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो केन्स हैं वो कंजम्पशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कंजम्पशन की वजह से डिमांड बढ़ती है और जिसकी वजह से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट चेंज आता है। तो केन्स ने कहा कि जब हम क्वांटिटी ऑफ मनी को चेंज करते हैं तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको भी हम डिटर्मिन कर सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी प्रेफरेंस को भी इंपॉर्टेंस दी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है कि मनी हेल्ड इन कैश फॉर स्पेकुलेटिव। अगर हायर दी लिक्विडिटी प्रेफरेंस है तो डेफिनेटली रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो हायर होगा।
और एंड में हम इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि दैट इज़ द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये सूटेबल है डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है क्योंकि डेफिशिएंसी इन एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कंजम्पशन एंड निवेश को बढ़ा के, और कंजम्पशन जो होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट स्टेबल होती है। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि हम एग्रीगेट डिमांड को जो है इंक्रीज़ कर सकें।